हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट, हमारा जो 5th चैप्टर है इंटरडिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, मीन्स जो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आपसी निर्भरता है वो हम स्टडी कर रहे थे। हमारा 5th चैप्टर, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। ओके, इसमें हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है बैलेंस इन नेचर। तो नेचर को बैलेंस यानी व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं, उसको बैलेंस बनाकर उसमें कैसे रख सकते हैं। द बैलेंस ऑफ अर्थ एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ मेंटेन बाय नेचर थ्रू द फूड चेन। तो हमने फूड चेन स्टडी की थी कि फूड चेन के थ्रू हमारा जो नेचर है वो कैसे बैलेंस रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जो फूड चेन है उसमें सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं और उससे हमारा जो नेचर है वो बैलेंस रहता है। बट रिमेंबर, if a single link of the food chain is broken, the whole balance gets disturbed। तो हम ये रिमेंबर कर सकते हैं, यह याद रख सकते हैं कि अगर कोई सिंगल लिंक, कोई एक भी, जैसे कि अगर कोई ग्रास ईटर हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं। तो जो फ्लैश ईटर्स हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे। बाय एग्जांपल हम आगे स्टडी करेंगे। तो इफ़ सिंगल लिंक ऑफ द फूड चेन इज़ ब्रोकन, अगर कोई सिंगल लिंक भी ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, तो पूरी चेन गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ एनॉक पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और ग्रास, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, एनॉग मीन्स बहुत बहुत लार्ज मात्रा में यहाँ पर पॉपुलेशन है किसकी, प्लांट्स की, पौधों की, और ग्रास घास की। प्राइमरी कंज्यूमर और ग्रास ईटर्स विल इंक्रीज़। तो क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में उन्हें खाने को ग्रास मिलेगा, घास मिलेगा, इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। थर्स द फ्लैश ईटर लाइक लॉयन एंड टाइगर विल ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ फूड। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो फ्लैश ईटर हैं, जो मांसाहारी हैं, लाइक कौन से जानवर हैं, लॉयन और टाइगर, तो इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इन्हें प्लेंटी ऑफ फूड मीन्स बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत सही मात्रा में उन्हें खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध होंगी। फ्लैश, उन्हें मांस अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि इससे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ग्रास बढ़ रहा है, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर बढ़ रहे हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी जो कंज्यूमर होता है, जो कि फ्लैश खाता है, मींस जो मांसाहारी होता है, तो उसकी भी ग्रोथ होगी। बट इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स गेट रिडक्टेड, तो अगर लेकिन हमें क्या देखना है, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो जाती है, रिडक्टेड हो जाती है, मीन्स घटने लगती है, वो कम मात्रा में वो है उत्पादित होने लगती हैं। तो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ईटर्स विल इंक्रीज़, और देन वो जो पॉपुलेशन है ग्रास ईटर्स की, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, और जो प्लांट है वो रिडक्टेड हो रहा है, मींस घट रहे हैं। जैसा कि हम सभी को नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो ग्रास ईटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जाते हैं, और जो ग्रास है इस वजह से कम होता जाता है, रिडक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो खा लेते हैं। थस द plant get reducted, the population of grass eaters will also go down। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम ग्रास हो जाएगा, घास हो जाएगा, तो उन्हें जो ग्रास ईटर हैं उनके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा। तो ऑल्सो उनकी भी जो संख्या है वो डिके में चली आती है, डाउन होने लगती है, कम होने लगती है, धीरे धीरे करके। पहले तो बढ़ती है, जिससे कि जो ग्रास है वो पूरा फिनिश कर देते हैं वो खाकर। देन उसके बाद कुछ नहीं बचता है, तो उनकी संख्या भी, उनकी पॉपुलेशन भी गो डाउन होने लगती है, कम होने लगती है। एंड सो विल हैपन
टू द पॉपुलेशन ऑफ फ्लैश ईटर। तो ऐसा ही, क्योंकि जो ग्रास ईटर हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्हें भी जो फ्लैश होता है, मांस होता है, उन्हें भी अगर वो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनकी संख्या, उनके नंबर कम होंगे तो उन्हें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन ऑफ फ्लैश ईटर ऑल्सो डिके, वो भी डाउन होते जाएंगे। वी द ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय दिस, और इससे हम भी अफेक्टेड होते हैं। अगर जो फूड चेन है वो गड़बड़ होती है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में हो रही है देन उसके बाद वो डाउन हो रही है, तो इससे हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। थस वी बैलेंस इन नेचर विल बी डिस्टर्ब्ड। तो हमें जो इससे क्या होता है, हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन हमें इसे जो भी डिस्टर्बेंस है उससे रोकना चाहिए, उसे बैलेंस करना चाहिए। थस द बैलेंस एंड नेचर विल बी डिस्टर्ब। इस प्रकार से ये सभी जो एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी की कि किस तरीके से जो हमारा नेचर का बैलेंस बिगड़ता है, कैसे कोई भी जो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है वो कैसे डाउन में जाता है, कैसे उसकी संख्या पॉपुलेशन कम होती है, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाती है हमारी नेचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द लॉ ऑफ नेचर मेंटेन द बैलेंस ऑफ ईच काइंड ऑफ पॉपुलेशन वेरी वेल। द लॉ ऑफ नेचर मेंटेन द बैलेंस ऑफ ईच काइंड ऑफ पॉपुलेशन वेरी वेल। तो हमें क्या करना है कि जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, तो हमें क्या करना है, ईच काइंड, प्रत्येक जो जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे आसपास हमारे अराउंड स्थित है, उसमें कैसा रहे, पॉपुलेशन उनकी कैसी रहे, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छी मात्रा में रहे, ना कि ज़्यादा और ना ही कम, तो वो बैलेंस रहे, वेरी वेल उनकी पॉपुलेशन अच्छी हो। बट इट वुड बी अनवाइज टू डू एनीथिंग विच मे लीड टू इम्बैलेंस इन नेचर। तो क्या होता है कि वट इट वुड बी अनवाइज, जो कि हम नहीं चाहते हैं, अनवाइजली मीन्स हमारे ना चाहते हुए भी जो नेचर है वो किसी एक लीडर के हैंड में चला जाता है, कोई एक लीड करने लगता है, मे लीड टू इम्बैलेंस इन नेचर, और हमारा जो नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये हमारी नेसेसरी है, आवश्यकता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम बैलेंस करके रखें। हमारे जो एनवायरनमेंट में, जो पर्यावरण में बायोटिक, सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित रखें, उनको बैलेंस बना के रखें उनमें, जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट अच्छी रहे, हमारा नेचर बैलेंस रहे। Let us now find out how the balance in the environment can get disturbed. तो हम अब इसके बाद हम क्या, let us now find, हम ये find करेंगे हाउ द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट कैन गेट डिस्टर्ब। अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, डिस्टर्ब हो गया है तो उसे कैसे बैलेंस बनाए, उसको कैसे व्यवस्थित करें, वो हम फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। ओके, द बैलेंस, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड मैंस नीड्स। तो द इंक्रीज़, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है मीन्स बढ़ती है, जैसे ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही हमारी आवश्यकताएं, जो हमारी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो भी बढ़ने लगेंगी। तो ये फैक्ट है कि अगर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही हमारी नीड्स भी, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगेंगी। पीपल नीड more land for housing, तो people need
मोर लैंड फॉर हाउसिंग। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है हमारी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है जैसे ह्यूमन काइंड्स की, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारा लैंड चाहिए, बहुत सारे स्थल चाहिए। किस लिए? क्योंकि घर बनाने के लिए, हमें घर बनाने रहेंगे। एंड एग्रीकल्चर, और हमें खेती करनी होगी, जो भी हम खाएंगे उसके लिए हमें एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड चाहिए होगा। टू मीट these needs they start cleaning the land by cutting down trees in the forest। तो ये हमें कैसे मिलेगा? टू मीट, यह मिल जाए इसलिए हम क्या करेंगे, हमें आवश्यक हो जाएगा कि हम कटिंग करें, जो फॉरेस्ट है उसको काटना स्टार्ट करेंगे और उसको जो ग्राउंड है उसको उसको क्लियरिंग करने लगेंगे, उसको साफ़ करने लगेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसको घर भी चाहिए और खाने के लिए भी चाहिए, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए भी हमें लैंड चाहिए। तो इतनी सारी थिंग्स हमें हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, इसलिए हमें लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम जो फॉरेस्ट है उसको साफ़ करने लगते हैं, कटिंग करने लगते हैं उसकी। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो जो फॉरेस्ट की, जो हमारा फॉरेस्ट है, वन है, उसकी कटिंग होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ओके, कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन destroys the homes of the wild animals। तो इससे क्या हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन के थ्रू हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, जंगली पशु होते हैं, उनका जो होम है, घर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स तो जंगल में ही रहते हैं और जंगल ही उनका घर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। इससे हमारा नेचर भी अनबैलेंस हो जाता है, बैलेंस को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। इससे बहुत सारी जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, इससे हमारा नेचर अनबैलेंस हो जाता है। Not only the forest give food and shelter to the living beings, but they also control climate। तो ये ना केवल हमें फूड मीन्स भोजन, और क्या? शेल्टर मीन्स जहाँ पर रह निवास हो, जहाँ पर लिविंग बीइंग्स रहते हों, उनके लिए शेल्टर का वर्क करता है, रहनेवास का वर्क करता है फॉरेस्ट। बल्कि वो जो क्लाइमेट है, हमारा मौसम है, उसको भी कंट्रोल करता है। क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो फॉरेस्ट के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये हमें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे क्लाइमेट को भी, जो हमारा मौसम है, उसको भी कंट्रोल करने का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी दे हेल्प टू हैव गुड रेनफॉल। तो ये हमारी किस में हेल्प करता है? अच्छी बारिश हो। गुड रेनफॉल मीन्स अच्छी बारिश में हमारी हेल्प करते हैं। वन जो होते हैं फॉरेस्ट हमारी रेनफॉल में हेल्प करते हैं। प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन जो होता है मीन्स जो मिट्टी होती है उसका कटाव होने लगता है। एरोजन मीन्स कटाव होना। तो जो सॉइल एरोजन होने लगता है उसको भी रोकता है, प्रिवेंट करता है। एंड कंट्रोल फ्लूड्स। तो जो बाढ़ आती है, फ्लूड मीन्स बाढ़, तो उसको भी रोकता है। जो वन होते हैं वो पानी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जो वाटर है उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इससे फ्लूड और अदर जो भी एनवायरमेंटल डिस्टर्ब होता है उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही हमारे हेल्पफुल होते हैं। जो सॉइल है उसके इरोजन को भी रोकते हैं, उसके कटाव को भी रोकते हैं। क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही उसको, मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिससे कि वो वहे नहीं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है विथ डेवलपमेंट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, द इंडस्ट्रीज़ ग्रो रैपिडली। तो इससे क्या हो रहा है? जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही रैपिडली बढ़ रही हैं, बहुत ही फास्ट। रैपिडली मीन्स बहुत ज़्यादा क्विकली, बहुत जल्दी मात्रा में वो हमारी इंडस्ट्रीज़ की मात्रा बढ़ती जा रही है। रैपिडली, बहुत जल्दी, फास्ट वो बढ़ती जा रही हैं। टू सेट अप मोर इंडस्ट्रीज़ पीपल नीड मोर
लैंड। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी तो उससे क्या होगा, पीपल को बहुत सारा जो लैंड है, क्षेत्र है, वो चाहिए होगा, स्थान चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, स्ट्रक्चर। टू सेट अप मोर इंडस्ट्रीज़ पीपल नीड मोर लैंड। ओके, तो पीपल को बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पर वो रह सकें और एग्रीकल्चरल मीन्स वो खाने के लिए कुछ चीज़ें उगा सकें। मैन्युफैक्चरीज प्रोड्यूस वेस्ट मैटर दैट पॉल्यूट्स द वाटर, एयर एंड सॉइल। तो मैन्युफैक्चरीज जो होती हैं, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ स्टेबल हो जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। प्रोड्यूस मीन्स छोड़ती हैं वेस्ट मैटर, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसे प्रोड्यूस करती हैं। दैट पॉल्यूटेड, ये हमारे जो एरिया है उसको पॉल्यूटेट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। तो पॉल्यूटेट्स द वाटर पॉल्यूशन फैला देती हैं, एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो ये हमारे एरिया को बहुत ही पॉल्यूटेट कर देती हैं। एमिशन ऑफ स्मोक केसेस एयर पॉल्यूशन। तो जो एमिशन ऑफ स्मोक मीन्स जो धुएं वाली स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो धुआं छोड़ा जाता है, एमिशन किया जाता है, उसे एयर पॉल्यूशन कहा जाएगा, वायु प्रदूषण कहा जाएगा। पॉल्यूशन केसेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो इस जो एयर पॉल्यूशन होता है इसमें हमें जो ब्रीथिंग होती है, हमारी सांस लेने में बहुत ही हमें परेशानी होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड ऑन द लैंड कैन मेक इट अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लैंड में डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उस एरिया को ग्रोइंग क्रॉप कर देता है, अनुत्पादक कर देता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगना बंद हो जाती हैं, जो प्लांट्स हैं वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड सीज डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसे अगर रिवर और सीज़ में, नदियों और तालाबों में और जो समुद्र हैं उनमें डंप कर दिया जाता है, तो क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं। नोइंग मोर में देखेंगे स्टूडेंट। नोइंग मोर में क्या दिया हुआ है, You may have experienced the ill effect of fumes from motor vehicles on a crowded road। तो बहुत ज़्यादा crowded मीन्स भीड़ भाड़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो फम्स मीन्स जो धुआं निकलता है उससे आपको कैसा इल इफ़ेक्ट होता है, बहुत ही आपको इल फील करने लगते हैं, उसके बाद बहुत ही ख़राब जो इफ़ेक्ट होता है उससे होता है। आप सभी ने क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल्स हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फम्स फ्लो होता है, बहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा धुआं बहता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ड्यू टू द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। तो इससे हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सांस लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, हमें बहुत ही मुश्किल से सांस ले पाते हैं। जो स्मोक है, जो धुआं है, उसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। जो मोटर व्हीकल से, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके व्हीकल से स्मोक जो फम्स निकलता है, धुआं निकलता है, उसके कारण हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। इफ़ वी ब्रीथ इन दिस हार्मफुल स्मोक for a long time it may cause many disease। तो अगर हम बहुत लंबे टाइम तक ये स्मोक लेते रहेंगे ब्रीथिंग के थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का रीज़न हो सकता है, कारण बन सकता है। ओके, ये हमारा नोइंग मोर में दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट पैराग्राफ देखेंगे।
पॉइजनस गैस लीक्ड फ्रॉम एन इंसेक्टिसाइड प्लांट्स। तो जो इंसेक्टिसाइड प्लांट होते हैं मीन्स जो कीट, इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटनाशक जो दवाइयाँ बनती हैं, इंसेक्टिसाइड प्लांट्स इन भोपाल केस्ड द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आप सभी ने जो भोपाल ट्रेजेडी है उसको सुन रखा होगा कि जो भोपाल ट्रेजेडी है वो इंडस्ट्रियल हमारी जो पॉइज़न गैसेस लीक हुई थी, वहाँ पर पॉइज़न मीन्स वो जहरीली गैसें वहाँ से लीक हुई थी बहुत ज़्यादा। लीक्ड फ्रॉम एन इंसेक्टिसाइड प्लांट। तो वो कौन सा इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटनाशक वाला जो प्लांट था वहाँ पर लगा हुआ था, जो भोपाल केस हुआ था। द इज़ कॉमनली नो एज द भोपाल ट्रेजेडी। तो इसको कैसे किस नाम से जाना जाता है कॉमनली? भोपाल ट्रेजेडी। ये हुआ था, आप सभी को रिमेंबर हो तो 1984 में हुआ था, दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऑयल टैंकर्स कैरी हग अमाउंट्स ऑफ ऑयल इन सीज। तो जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो बहुत ही हग अमाउंट में मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल को ले जाते हैं, कैरी करते हैं, और जो सीज होते हैं मीन्स समुद्र में ले जाते हैं। व्हेन एक्सीडेंट हैपन, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? ऑयल स्पाइल इनटू द सी। तो जो ऑयल है वो स्पाइल हो जाता है, स्पाइल्स मीन्स फैलना, वो सी जो समुद्र है उसमें फैल जाता है ऑयल। एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस, और उसका जो सरफेस एरिया होता है मीन्स जो तल होता है सी का, समुद्र का तल पर वह तैरने लगता है, फ्लो होने लगता है। फॉर्मिंग एन ऑयल स्लिक विच पॉइजन वर्ड्स एंड फिशेज। तो यह क्या करता है? जो फिश और वर्ड्स होती हैं उनके लिए पॉइजन मीन्स जहर का वर्क करता है, उससे वह उनकी डेथ होने लगती है, वो मरने लगती हैं। थाउजेंड ऑफ क्रिएटर्स डाई ड्यू टू ऑयल स्पाइल्स। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, हज़ारों की संख्या में जो क्रिएटर्स होते हैं मीन्स जो जलीय जीव होते हैं, क्रिएटर्स मीन्स जलीय जीव, एक्वेटिक जो भी जीव होते हैं वो मर जाते हैं। किसकी वजह से? स्पाइलिंग की वजह से। जो ऑयल स्पाइलिंग होती है, ऑयल के फैलाव से वो मरने लगते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, मैनी पीपल हंट बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर प्लीज़र। तो बहुत सारे लोग अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं? उनका शिकार करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स का शिकार करते हुए आपने सुना होगा कि जो शिकारी होते हैं वो अपनी खुशी के लिए हंट करते हैं, उन्हें मार देते हैं। ड्यू टू दिस सेवरल स्पेसीज़ of birds and wild animals have disappeared from the earth। तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उससे बहुत सारे जो एनिमल्स थे, वर्ड्स थी, उनकी संख्या बहुत ही विलुप्त होती जा रही है, डिसअपियर्ड होती जा रही है। द नंबर ऑफ सम अदर हैव रिडक्ट, उनकी मात्रा घटती जा रही है, रिडक्ट होती जा रही है। दे हैव बिकम एंडेंजर स्पेसीज़, और वह कैसे एंडेंजर स्पेसीज़ होते जा रहे हैं? मीन्स वो बहुत ही उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम होती जा रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं। एंडेंजर्ड मीन्स विलुप्त होना। ओके, तो वह विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आवर नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक। तो यहाँ पर हमें ये आंसर कर देना है। नेक्स्ट है द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। व्हाट द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया हैज़ रिडक्ट ड्रेस्टिकली। तो हमारे जो इंडिया की
टाइगर्स हैं उनका नंबर बहुत ही रिडक्ट होता जा रहा है, बहुत ही घटता जा रहा है, इसकी मात्रा घटती जा रही है। वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो जंगली जीवन होता है वो हमारे जीवन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर वास्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेस्ट वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जीवन के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ देयर एनवायरनमेंट। तो जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, उनका बहुत ही खास संबंध होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है विथ देयर एनवायरनमेंट। और क्योंकि उनका जो नेचर है, उनकी प्रकृति है, उसके कारण उनका बहुत ही गहरा संबंध होता है। सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन आ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो कुछ जो सर्टेन मीन्स कुछ लिविंग ऑर्गन्स कैन सर्वाइव ओनली आयन। तो आयन के रूप में बहुत ही छोटे छोटे जो आयन होते हैं उनके रूप में सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आयन की मात्रा में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें आयन कहते हैं। स्पीसीज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, उसमें रहते हैं। व्हेन अ फॉरेस्ट इज़ डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड और बिकम एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बहुत ही ख़त्म हो जाएंगे वो। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स विलुप्त हो जाना, मीन्स उनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी। जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनका जो लिविंग प्लेस होता है वो फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट के ख़त्म होते ही वो भी एक्सिट होने लगेंगे। ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ reduction of the number of any species of birds or wild animals, the balance of our environment gets disturbed। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी जो लिविंग बीइंग है, कोई भी वर्ड है, एनिमल है, वो अगर उसकी वह विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उससे हमारा जो नेचर है वो अनबैलेंस हो जाएगा, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गेट्स डिस्टर्ब्ड। दिस imbalance has an adverse effect on the life of other plants and animals। और इससे जो अदर प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और एनिमल्स हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सभी पर इफ़ेक्ट होगा। अगर कोई भी एनिमल विलुप्त हो जाता है तो वह है इफ़ेक्टेड रहता है ऑल एनवायरनमेंट पर, पूरे प्राकृतिक जो हमारा सिस्टम है उस पर इफ़ेक्टेड होता है। सम ऑफ एनिमल आर एंडेंजर्ड। तो बहुत सारे जो एनिमल हैं वो कैसे हैं, एंडेंजर्ड हैं, मीन्स जो लुप्त होने वाले हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। एंडेंजर्ड लाइक द टाइगर ग्रेट इंडिया। तो जो ग्रेट टाइगर है हमारा, लाइक टाइगर, ग्रेट इंडियन वन होम्ड। तो हमारा जो टाइगर है वो भी किस चीज़ में आता है, एंडेंजर्ड में आता है, मीन्स खतरे, जिनकी लाइफ को खतरा हो, वो बहुत ही लुप्त होने वाले हों। इसमें और भी एनिमल्स आते हैं, ग्रेट इंडियन वन होम्ड राइनो
राइनोसेरोस, जो वन होम्ड राइनोसेरोस होता है उसे एक सींग वाला गैंडा भी बोलते हैं। राइनोसेरोस मीन्स गैंडा, ठीक है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है जो कि पश्चिम बंगाल वाले एरिया में पाया जाता है। इंडियन एलिफेंट, जो इंडियन एलिफेंट है वो भी एंडेंजर्ड है, खतरे में है। मस्क डियर, जो मस्क डियर होता है मीन्स जो पहाड़ी एरिया में हिमाचली क्षेत्र में पाया जाता है हिरन होता है एक, जो कि जैसे कस्तूरी मृग भी बोला जाता है, उसे मस्क डियर इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। तो कस्तूरी मृग यह भी एंडेंजर फील्ड में आता है। लेपर्ड, जो लिपर्ड होता है वह भी एंडेंजर्ड है। इंडियन वाइल्ड एस, तो जो इंडियन वाइल्ड मीन्स जंगली गधा है वह भी एंडेंजर्ड फील्ड में है। इंडियन वाइल्ड एस लॉयन। हिमालयन ब्राउन बियर, तो जो ब्राउन कलर का बियर होता है हिमालयन, वह भी एंडेंजर्ड फील्ड में आता है। तो ये सभी कैसे एनिमल्स हैं, सम ऑफ द एनिमल्स आर एंडेंजर्ड लाइक, तो ये सभी एंडेंजर्ड हैं जिनकी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट नोइंग मोर। टू मेंटेन द बैलेंस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज़ लीगली प्रोवाइड इन आवर कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है वो उसमें लीगली प्रोवाइड है, ये कानूनी अपराध है कि किसी भी एनवायरमेंटल, जो भी एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं उनको, उनका शिकार करना, बर्ड्स और एनिमल्स का, यह लीगली कैसा है, अपराध है। इसको कोई भी बर्ड्स को मार नहीं सकता है डायरेक्टली। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है कि कोई भी जो बर्ड है, एनिमल है, उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज़। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है मीन्स जो जंगली जीवन होता है, एंड बर्ड सेंचुरीज़, जो उद्यान होते हैं, सेंचुरीज़ होती हैं, पार्क होते हैं, तो उनको स्टेबल कर रखा है। वेयर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फुली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ होती हैं एंड बर्ड सेंचुरीज़ होती हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होती हैं, वो पूर्णतः सुरक्षित होती हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 governs the conservation and preservation of the endangered species both inside and outside the forest are। तो फॉरेस्ट के अंदर और बाहर जो भी एंडेंजर्ड मीन्स जो खतरा है, जिनको बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, ऐसे एनिमल्स को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, मीन्स संरक्षण देने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, उनको परिरक्षण करने के लिए, प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो स्टेबल की हुई हैं। और जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसे गवर्न किया गया, लागू किया गया, जिससे कि जो हमारे एंडेंजर मीन्स जो जिन जानवरों को, पक्षियों को खतरा है उनको सेव किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड हु डू नॉट अलो हंटिंग ऑफ एनिमल्स वाई एनीबडी। तो ये यहाँ पर स्पेशल गार्ड्स रखे जाते हैं जो क्या फॉलो करते हैं, ऐसे लॉस को फॉलो करते हैं जिससे किसी भी एनिमल को मारा ना जा सके, हंट ना किया जा सके। प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज़ एवरी ईयर, और वह प्रोटेक्ट करता है हर उसकी जो प्रत्येक साल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज़, उसकी जो स्पीसीज़ होती हैं, जाति होती है, प्रजाति होती है, उसको संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। एवरी ईयर द अथॉरिटीज़
काउंट द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज टू कीप अ वॉच ऑन दैम। तो जो स्पीसीज़ होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, उनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है एवरी ईयर। जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, वो काउंट करती हैं कि कौन सी प्रजाति कितनी मात्रा में ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है नोइंग मोर में देखेंगे स्टूडेंट आप सभी। एवरी Environment Day is observed all over the world on the 5th of June every year। तो 5 जून को क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस होता है। आप सभी भी एंजॉय करते होंगे इस दिन। आप जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड स्टडी और आपको जो भी स्कूल में या फिर जहाँ भी आपको वृक्षारोपण है वो सभी करवाया जाता होगा। तो 15 जुलाई को हमारा एनवायरनमेंट डे होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज़। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो बर्ड सेंचुरीज़ होती हैं, और एंड पार्क्स, जो पार्क होते हैं, उद्यान होते हैं। अभ्यारण्य और उद्यान इन्हें हिंदी में बोला जाता है। जो सेंचुरी होती है उसे अभ्यारण्य बोलते हैं और पार्क को उद्यान बोलते हैं। ओके, तो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज एंड पार्क्स प्रोवाइड द वाइल्ड एनिमल्स स्पेस विच इज़ सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वो जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, जैसा वो उनका मूल निवास होता है, जहाँ पर वो खुद रहते हैं, वैसी ही प्लेस प्रोवाइड किया जाता है, वैसी ही जगह वहाँ उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो, वो अच्छे से फ्रीली वहाँ पर रह सकें। द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन दिस sanctuaries and parks also helps in increasing their numbers through reproductions। तो उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, मीन्स वहाँ पर दोबारा से उत्पादन होता है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रखे जाते हैं और उनका नंबर्स बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन आवर कंट्री आर लिस्टेड वेलो। तो कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अभ्यारण्य हैं और नेशनल पार्क हैं, उनके नेम दिए हुए हैं जो कि हमारे इंडिया में हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सेकंड है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। थर्ड हजारीबाग नेशनल पार्क, यह झारखंड में है। हजारीबाग नेशनल पार्क। फोर्थ है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह असम में है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क, यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है पेरियार सेंचुरी, यह केरला में है। पेरियार जो सेंचुरी है वह केरला में है। नेक्स्ट है मधुमलाई सेंचुरी। मधुमलाई सेंचुरी हमारी तमिलनाडु में है। बांदीपुर सेंचुरी है, बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है। घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है, घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। और नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉयन है उनके लिए फेमस है, उनके लिए जाना जाता है, एशियाटिक लॉयंस के लिए, जो कि वो बहुत बालों वाले गब्बर शेर जैसे बोला जाता है, एशियाटिक जो लॉयन होता है, तो वह गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। तो आपके ये कुछ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क दिए हुए हैं, आपको ये रीड करना है। और नेक्स्ट देखते हैं नोइंग मोर में। वी ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, हम सभी भी ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमें जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। प्रोग्राम और उनके जो प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए।
वन महोत्सव एंड द सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो वन महोत्सव होते हैं वो किस लिए मनाए जाते हैं, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको सेलिब्रेट कर सकें, उसको उत्सव के रूप में मना सकें। आर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। तो इससे बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में जो प्रोग्राम्स होंगे तब हमारा जो एनवायरनमेंट है जो डिस्टर्ब होता जा रहा है वो कंट्रोल होगा। इससे हमारे नेचर है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सभी भी बहुत सारे लार्ज मात्रा में आपको प्लांट्स लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या दिया हुआ है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ सम सेंचुरीज़। तो आपको यहाँ पर सेंचुरीज़ जो अभ्यारण्य है, सेंचुरीज़ हैं, वो उनकी आपको पिक्चर लगानी है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम जो ऑडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।